हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने विटामिन के बारे में डिस्कस किया था और उस क्लास के अंदर हमने विटामिन का इंट्रोडक्शन और विटामिन का क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने विटामिन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट जो इसका टाइप बताया था हमने वो फैट सॉल्युबल बताया था, और जो दूसरा टाइप बताया था वाटर सॉल्युबल। तो हमने जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। फैट सॉल्युबल जो विटामिन थे हमने चार टाइप बताए थे इसके अंदर, ए, डी, ई और के। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन के ऊपर है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इसके अंदर हमने दो विटामिन को रख रखा है। एक तो है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। ये जो दोनों विटामिन हैं बी और सी, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होने का मतलब ये है कि अगर बॉडी के अंदर हमें इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो ये वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो बी और सी विटामिन है, इनके अंदर जो विटामिन बी होता है ये बी कॉम्प्लेक्स के रूप में उपस्थित होता है। और बी कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो विटामिन बी है इसके कई फॉर्म पाए जाते हैं, कई रूप पाए जाते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो विटामिन की कई फॉर्म होने के कारण इस विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो वाटर सॉल्युबल के अंदर हमें इन सभी विटामिन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विटामिन B1। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो भी हम विटामिन पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसके केमिकल नेम या जो रासायनिक नाम होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है थायामीन। तो विटामिन B1 केमिकल नेम क्या हुआ? थायमीन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो होता है इसके सोर्स के बारे में, जिसको हम स्रोत कहते हैं। तो अगर विटामिन बी के सोर्स के बारे में बात की जाती है तो सबसे अच्छा इसका जो स्रोत बताया गया है वो होता है साबुत अनाज। साबुत अनाज से मतलब जिन अनाज के ऊपर छिलके उपस्थित होते हैं वो इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। या हम ये कहें छिलके वाले अनाज। या फिर हम यहाँ पर हरी मिर्च को भी इसके सोर्स के रूप में रख सकते हैं। ये भी विटामिन B1 का सोर्स माना गया है। इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सोर्स के बारे में कि जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, क्योंकि जो चावल पॉलिश किया होता है उसके ऊपर से छिलका हट जाता है और हमें ये मालूम है कि जो विटामिन B1 होता है इसकी अधिक मात्रा किसके अंदर उपस्थित होती है? छिलके के अंदर। तो जो पॉलिश किए हुए चावल हैं उसके अंदर से जब छिलका ही हट जाता है तो उसके अंदर किस विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन B1 की। तो पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं, चावल में B1 की कमी होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की। तो ये तो हो गया इसके सोर्स के बारे में। और मेन इसके अंदर हमें छिलके को याद रखना है कि जितने भी अनाज हैं
उन अनाज के छिलकों के अंदर विटामिन B1 की मात्रा उपस्थित होती है। इसके बाद में हमें तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है, कमी से रोग। डेफिशिएंसी डिजीज, या इसको हम शॉर्ट में DD के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो विटामिन B1 है, अगर इसकी भोजन के अंदर कमी पाई जाती है तो इसके कारण जो रोग होता है उसे हम बेरी रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन बेरी रोग का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो रोग है बेरी, इसके अंदर भूख नहीं लगती है, भूख ना लगना, या एक और प्रॉब्लम हो सकती है इस रोग के अंदर, कब्ज वगैरह की भी शिकायत आ सकती है। तो ये इसकी मेन जो आइडेंटिफिकेशन है इस रोग का, बेरी का मतलब क्या होता है? भूख ना लगने की जो दिक्कत होती है वो इस रोग के अंदर आती है। और कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि जो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो रहा है, इस रोग के अंदर हमारे शरीर का कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ये सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। तो ये इसकी कमी के बारे में हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन B2। विटामिन B2 के अंदर भी हमें सबसे पहले केमिकल नेम देखना है। तो जो विटामिन B2 है इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन। इसके बाद में अगर इसके सोर्स की बात की जाती है तो सोर्स के अंदर जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा वगैरह जितने भी हैं वो सब इसके सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कमी से रोग के बारे में डिस्कस किया जाए तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसको हम कीलोसिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कीलोसिस से मतलब होता है कि जो मुख के किनारे होते हैं, मुख के किनारे फटना। तो जो मुंह होता है उसकी जो साइड होती हैं उन साइड में जो फटने की जो प्रॉब्लम आती है उस रोग को हम कीलोसिस के नाम से जानते हैं। या इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि मुंह के अंदर जो छाले उत्पन्न होने की प्रॉब्लम है वो भी कीलोसिस के अंदर काउंट की गई है। तो कीलोसिस का मतलब होता है मुख के किनारे फटना या मुंह के अंदर जो छाले होने की प्रॉब्लम है उसको हम कीलोसिस रोग के नाम से जानते हैं। तो ये विटामिन B2 के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन आता है इसके बाद में विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है इसको हम नियासिन या निकोटिनेमाइड के नाम से जानते हैं। या यहाँ पर हम एक और नाम दे सकते हैं निकोटिनिक अम्ल, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो नियासिन, निकोटिनेमाइड या निकोटिनिक जो अम्ल होता है वो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है। इसके बाद में अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स के अंदर जो हमने विटामिन B2 के बारे में बताया था वो सारे सोर्स इसके अंदर भी काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा खजूर के अंदर विटामिन B3 की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा दूध, मांस, मछली, अंडा के अंदर भी विटामिन B3 की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है।
इसके बाद में अगर इसके कमी से रोग की बात की जाए तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम पेलाग्रा रोग कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा रोग। और यहाँ पर पेलाग्रा रोग से मतलब होता है जो स्किन होती है, ह्यूमन की जो स्किन होती है उस पर सल्क बनने लग जाते हैं, तो इसकी पहचान है सल्कीय त्वचा, स्केली स्किन। जैसे जो फिश वगैरह होती हैं उस फिश की स्किन के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर पेलाग्रा रोग के अंदर जो स्किन होती है उस पर सल्क नुमा आकृतियाँ बनने लग जाती हैं, या इसको हम फटी हुई त्वचा के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम पेलाग्रा रोग कहेंगे। या इसके अलावा इसे हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, सिंड्रोम या डिजीज। 4D सिंड्रोम का मतलब होता है ये जो पेलाग्रा रोग है या जो विटामिन B3 है, इसकी कमी से 4 रोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, या 4 रोग का समूह यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो सिंड्रोम शब्द होता है इसका अगर हम एक जनरल मीनिंग निकाल के चलें तो जो रोग होते हैं उनके कई सारे सिम्टम्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं। तो जो 4D सिंड्रोम है इसके अंदर जो हम यहाँ पर 4D के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट D होती है, तो एक का मतलब होता है डिमेंशिया, और डिमेंशिया का मतलब होता है साइकोलॉजी के अंदर हम ये सारे जो शब्द होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो भूलने की प्रॉब्लम होती है, भूलने की जो समस्या होती है वो डिमेंशिया से रिलेटेड होती है। तो जो 4D है इसके अंदर जो फर्स्ट D है उसका मतलब हो गया डिमेंशिया, मतलब जो भूलने की प्रॉब्लम होती है। एक होता है इसके अंदर डर्मेटाइटिस, मतलब जितनी भी विटामिन हैं बी के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट जो करेक्टर इसके अंदर विटामिन बी के अंदर दिखाई देता है वो स्किन डिजीज डर्मेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, वो सभी विटामिन की कमी से उत्पन्न हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया डर्मेटाइटिस, या जिसको हम चर्म रोग के नाम से भी जानते हैं। थर्ड डी जो है उसका मतलब होता है डायरिया, ये भी रोग है, ये भी इसके अंदर आता है। और लास्ट में डेथ। तो ये 4 जो डी बता रखे यहाँ पे 4D सिंड्रोम, उन डी का मतलब यहाँ पर डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ, इसलिए इसको हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन B5। सबसे पहले इसका केमिकल नेम विटामिन B5, जैसे कि इसके नाम के एंड में 5 शब्द लगा हुआ है और केमिस्ट्री के अंदर 5 को पेंटा नाम दिया गया है। तो जो विटामिन B5 है इसके अगर केमिकल नेम के बारे में देखा जाए तो इसका नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल। इसके बाद में अगर इसके सोर्स की बात की जाए, स्रोत की बात की जाए, तो सोर्स के अंदर दूध भी इसका एक अच्छा स्रोत माना गया है, दही भी इसका एक सोर्स माना गया है, या जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी इसके सोर्स के अंदर आती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है चॉकलेट, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है चॉकलेट के अंदर किस विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन B5 की जो मात्रा है वो चॉकलेट के अंदर भी उपस्थित होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चॉकलेट का हम अधिक यूज करें विटामिन B5 की पूर्ति के लिए। अगर चॉकलेट की अधिक मात्रा ली जाती है तो इससे दांत के अंदर कैविटी उत्पन्न हो सकती है, तो फायदे की जगह पर यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जो चॉकलेट बनाई जाती है
इस चॉकलेट के अंदर एक धातु की उपस्थिति होती है जिसको हम निकेल के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो हम चॉकलेट बनाते हैं इसके अंदर निकेल की उपस्थिति किस प्रकार से पाई गई, क्योंकि जो चॉकलेट बनाने की प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पर वनस्पति घी का उपयोग करते हैं, और वनस्पति घी बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर हमने जैसे कोई भी एक ऑयल लिया, इस ऑयल को निकेल की उपस्थिति में और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में वनस्पति घी के अंदर चेंज किया जाता है। तो ये वनस्पति घी को बनाने की प्रोसेस होती है, और इसी वनस्पति घी के थ्रू हम चॉकलेट का निर्माण कर रहे हैं। तो चॉकलेट के अंदर जो निकेल की जो प्रेजेंस पाई गई है वो इस प्रोसेस के थ्रू पाई जाती है, और जो निकेल की प्रेजेंस है इसकी अधिक मात्रा के कारण जब इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेस अमाउंट इसका अगर लेते हैं, तो इससे दांत के अंदर कैविटी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर इसके कमी से रोग के बारे में डिस्कस किया जाए तो इससे जो फर्स्ट रोग उत्पन्न होता है उसे हम बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या इसको हम रोग भी कह सकते हैं, बर्निंग फीट रोग या बीमारी। दूसरा जो रोग होता है वो वाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद बाल। तीसरा बालों के गिरने की प्रॉब्लम भी इस विटामिन B5 की कमी से हो सकती है, जिसको हम हेयर लॉस के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं वो विटामिन B5 की कमी से हो सकती हैं। इसके अलावा वाइट हेयर और हेयर लॉस वाली जो प्रॉब्लम है वो हम आगे एक विटामिन और डिस्कस करेंगे, विटामिन B7। इसकी कमी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें देखना है बर्निंग फीट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। मतलब ये जो रोग होता है, इस रोग के अंदर जो पैरों के तलवे होते हैं इनमें जलन उत्पन्न होने लग जाती है, पैरों के तलवे जलना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो वाइट हेयर और जो हेयर लॉस वाली प्रॉब्लम है वो भी इसकी कमी से हो सकती है, क्योंकि हमें मालूम है जो हेयर होते हैं एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं। हेयर की बात की जाए या नेल्स की बात की जाए तो ये दोनों ही एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। तो अगर हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की अधिकता रहती है या केराटिन प्रोटीन की अधिकता होती है, तो इस प्रोटीन की अधिकता के कारण जो हमारे बाल हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल। क्योंकि दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रेट हेयर होते हैं और एक होते हैं कर्ल हेयर, घुंघराले जो बाल होते हैं वो भी होते हैं। अगर भोजन के अंदर प्रोटीन की अधिकता होती है तो प्रोटीन की अधिकता के कारण जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और चमकदार होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी होती है, लेस अमाउंट में अगर प्रोटीन प्रेजेंस है और इसकी जगह पर अगर फॉस्फोरस की अधिकता हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बाल हैं वो घुमावदार या घुंघराले हो सकते हैं। तो अगर हमें बाल स्ट्रेट रखने हैं तो हमें एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का यूज़ करना पड़ेगा, और इस प्रोटीन के अधिक उपयोग के कारण बाल सीधे रहते हैं और चमकदार बने रहते हैं। तो ये तो हो गया विटामिन B5 के बारे में, जिसके अंदर बर्निंग फीट सिंड्रोम, वाइट हेयर और हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन।
तो रासायनिक नाम B6 का क्या हुआ? पायरिडॉक्सिन। इसके बाद में अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स के अंदर जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडा है वो सब इसके अंदर आएगा। इसके अलावा पपीता भी इसका एक सोर्स हो सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अगर इससे कमी से होने वाले रोग की बात की जाए तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है चर्म रोग। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उसको हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो वो सभी रोग विटामिन B6 की कमी से होते हैं। इसके बाद में अगर हम B6 की एक और रोग के बारे में डिस्कस करें तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विटामिन बी जब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के रूप में तो विटामिन B6, B9 और B12 ये जो 3 विटामिन हैं, इन तीनों की कमी से ही एनीमिया डिजीज़ होती है। और एनीमिया का क्या मतलब होता है? रक्त या RBC की कमी। तो ये जो प्रॉब्लम है विटामिन B6, 9 और 12 इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। और ये जो यहाँ पर B6 की कमी से एनीमिया रोग हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा? जब RBC की कमी होगी तो इसकी कमी के कारण क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा भी कमी होगी, और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो हमारा बॉडी है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जो एनीमिया है जिसमें ऑक्सीजन की सही सप्लाई ना होने के कारण RBC की संख्या में कमी आई है, तो इस एनीमिया को हम यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं, माइल्ड एनीमिया। और माइल्ड एनीमिया का मतलब होता है ऐसी एनीमिया जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, या हम ये कहें अगर लंबी अवधि तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो रक्त की कमी हो रही है, जो एनीमिया रोग हो रहा है, उस एनीमिया रोग को हम किस नाम से जानते हैं? माइल्ड एनीमिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये हो गया विटामिन B6 के बाद नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसके केमिकल नेम की बात की जाए तो इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। बायोटिन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में सोर्स वगैरह में वही आएंगे जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडा, उन सभी के अंदर विटामिन B7 की पूर्ति पाई जाएगी। अगर इसके बाद में अगर हम इससे कमी से होने वाले रोग, तो रोग की बात की जाए तो विटामिन B7 या जो विटामिन H है, इसकी कमी से बालों के झड़ने की दिक्कत हो सकती है, या जिसको हम हेयर लॉस के नाम से जानते हैं, ये विटामिन B7 की कमी से हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B9। और जो विटामिन B9 होता है, अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, जैसे हम यहाँ पर विटामिन B7 को किस नाम से जान रहे थे? विटामिन H के नाम से जान रहे थे। तो इसको एक तो नाम दिया गया है फॉलिक एसिड, उसी प्रकार से इसका दूसरा नाम विटामिन M भी दिया गया है। यहाँ पर इसको विटामिन H के नाम से जान रहे हैं और इसको यहाँ पर हम विटामिन M के नाम से जान रहे हैं। बाकी की इसके जो सोर्स वगैरह हैं, सोर्स वगैरह में हमें वही चीज़ लिखनी है जो हम पीछे बता चुके हैं, हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, मछली, अंडा, उन सभी के अंदर विटामिन B9 की मात्रा पाई जाती है। अगर इससे कमी से रोग की बात की जाए तो कमी से रोग के अंदर यहाँ पर एक रोग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एनीमिया। क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है 6, 9 और 12 तीनों की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है।
तो इसकी कमी से जो रोग हो रहा है उसको हम एनीमिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एनीमिया था वो माइल्ड एनीमिया कह रहा था, और यहाँ पर जो एनीमिया है इसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहेंगे। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एनीमी का मतलब तो हमें पता है आरबीसी की कमी या रक्त की कमी को हम एनीमिया रोग कह रहे हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा आकार, मतलब अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए और आकार बड़ा हो जाए, तो आरबीसी की संख्या में तो कमी आई, भले ही उसका आकार बढ़ गया हो लेकिन संख्या में कमी आई है, और बड़े आकार को हम मैक्रो नाम देते हैं, और आरबीसी की कमी को हम किस नाम से जानते हैं? एनीमिया के नाम से। इसलिए इस रोग को हमने मैक्रोसाइटिक एनीमिया नाम दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग होता है इसके अंदर जो आरबीसी होती है वो इमैच्योर होती है। तो जो अपरिपक्व आरबीसी है तो उस रोग को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में विटामिन बी के अंदर हमारा लास्ट नाम आता है विटामिन B12, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर विटामिन B12, और इसके अंदर भी सबसे पहला पॉइंट केमिकल नेम। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबालेमीन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो नाम है, अगर इस नाम को देखा जाए तो इसके अंदर एक तो शब्द आता है साइनो, और साइनो का मतलब रंग कैसा होगा? ब्लू या नीला। तो जो विटामिन B12 है इसे हम ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं, नीला विटामिन भी इसको कहा गया है। दूसरा शब्द देखा जाए कोबाल, तो इसके अंदर जिस धातु की उपस्थिति होती है उसको क्या नाम दिया गया है? कोबाल्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है? तो जो विटामिन B12 है इसके अंदर कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाएगी। तो ये तो इसका केमिकल नेम हो गया। इसके बाद में अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स के अंदर पालक, मेथी, इनके अंदर इसकी अधिकता हो सकती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सोर्स के अंदर, जो रेन वाटर होता है जिसको हम बरसात का जल कहते हैं, बरसात के जल के अंदर विटामिन B12 की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेन वाटर या बरसात के जल में किस विटामिन की उपस्थिति पाई जाती है? विटामिन B12 की उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद में अगर इसकी कमी से रोग की बात की जाए तो इसकी कमी से भी कौन सा रोग होगा? एनीमिया। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि 3 विटामिन की कमी से एनीमिया हो रहा है और उन सभी के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं। विटामिन B6 की कमी से जो रोग हो रहा था उसको हमने माइल्ड एनीमिया नाम दिया था। B9 की कमी से जो एनीमिया रोग हो रहा था उसको हमने मैक्रोसाइटिक एनीमिया नाम दिया था, और B12 की कमी से जो रोग हो रहा है उसे हम परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। परनीसियस एनीमिया। तो B12 की कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? परनीसियस एनीमिया। तो यहाँ पर परनीसियस का मतलब क्या है? क्योंकि B6 के अंदर जो माइल्ड एनीमिया बताया था उसका मतलब क्या बताया था? कि आरबीसी की मात्रा ऑलरेडी कम है। इसके अंदर क्या बताया था? कि इमैच्योर आरबीसी है। लेकिन परनीसियस एनीमिया का मतलब क्या होता है? जो आरबीसी है वो विदाउट हीमोग्लोबिन है। अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है या बहुत कम मात्रा में है तो उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं।
ये जो विटामिन B12 होता है, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी के परिपक्वन में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है ये आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होता है। तो एक तो आरबीसी के परिपक्वन वाला क्वेश्चन, और एक बरसात के जल वाला, और एक कोबाल्ट की उपस्थिति, ये तीनों ही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, जिसके अंदर हमने B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9 और 12 इन विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में वाटर सॉल्युबल जो हम विटामिन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बी और सी का डिस्कस किया था। तो लास्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन सी। अगर इसके केमिकल नेम की बात की जाए तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर इसके स्रोत की बात की जाए तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, और जितने भी खट्टे फल हैं वो एक फैमिली के अंदर रखे गए हैं, एक कुल के अंदर रखे गए हैं, जिसे हम सिट्रस फैमिली के नाम से जानते हैं, सिट्रस कुल। तो कोई सा भी पॉइंट आ सकता है, या तो खट्टे फल आ सकता है या सिट्रस फल के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। और खट्टे फल के अंदर जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है और आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा आंवला के अंदर पाई जाती है। अगर आंवला ऑप्शन में नहीं आता है तो इसके अंदर अंगूर भी ऑप्शन में हो सकता है। अंगूर के अंदर भी विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है। तो एक तो जितने भी खट्टे फल हैं उनके अंदर विटामिन सी उपस्थित होगा। एक हमने जब विटामिन ए डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पीले फल बताया था, जिसके अंदर हमने पपीता, आम और अमरूद के बारे में बताया था। तो इन तीनों की जो प्री स्टेज होती है, ग्रीन अवस्था जो होती है, तो उनके अंदर भी विटामिन सी की अधिक मात्रा उपस्थित हो सकती है। ये जो विटामिन सी होता है ये दूध एवं दूध से बने उत्पाद में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूध या दूध से बने उत्पादों के अंदर किस विटामिन की अनुपस्थिति होती है? विटामिन सी की। ये विटामिन कभी भी दूध के अंदर उपस्थित नहीं होगा। इसके अलावा अंडा, मांस, इनके अंदर भी विटामिन सी की अनुपस्थिति होती है। तो जो भी भोजन हम नॉन वेज खाते हैं उस नॉन वेज के अंदर विटामिन सी की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो एक तो दूध या दूध से बने हुए उत्पाद, अंडा, मांस, इनके अंदर विटामिन सी की अनुपस्थिति पाई जाएगी। और ये जो विटामिन सी होता है ये सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, सबसे पहले खोजा गया। और जो विटामिन सी है अगर भोजन को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन भी कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहलाता है। इसके अलावा जो विटामिन सी है इसके 3 क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं, जिसमें अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने में सहायक होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसके अलावा कैंसर के उपचार में सहायक
ये विटामिन भी कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। मतलब अगर हमें अपनी बॉडी को विभिन्न रोगों से बचाव करने के योग्य बनाना है तो उसके लिए हमें विटामिन सी का अधिक उपयोग करना पड़ेगा। मतलब जो एक डिजीज़ आजकल फैल रही है कोरोना, तो उसके अंदर अगर हमें हमारी बॉडी की प्रतिरक्षी तंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो उस रोग के अंदर हमें जो जितने भी सिट्रस फल हैं उनका सेवन अधिक करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनके अधिक सेवन करने से क्या होगा, जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र होता है ये मजबूत हो जाता है। इसलिए खट्टे फलों का सेवन अधिक किया जाता है। तो ये हो गया विटामिन सी के बारे में। तो हमारा जो विटामिन वाला टॉपिक है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।